नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात इंडिया अलायंस की करेंगे और इंडिया अलायंस में भी उन लोगों की करेंगे जिनकी कहीं ना कहीं नीयत और नीति इस तरह की लगती है जहां इंडिया अलायंस को कमजोर करना चाहती है। अब प्रोफेसर राम गोपाल को ही देखिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जी हाँ, अखिलेश यादव के आप कह सकते हैं अंकल जी, पिछले कई समय से ऐसा लगता है कि किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। राम गोपाल ने जनसत्ता में भी खबर आई है, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर है। प्रोफेसर राम गोपाल का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते आज बिहार के और वो 30 सीटें लेके आते लोकसभा में, मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते। लेकिन गलती कांग्रेस ने की। अगर कांग्रेस ने 70 सीटें नहीं मांगी होती और 19 सीटें जिसमें कांग्रेस ने जीती, तो आज तेजस्वी जो थे वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होते। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल को कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव में 5 सीटें केजरीवाल मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने बात नहीं मानी और अल्टीमेटली कांग्रेस को भी हारना पड़ा और केजरीवाल भी खत्म हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि राम गोपाल क्या एक तीसरे मोर्चे की कल्पना कर रहे हैं? क्या वो एक ख्वाब देख रहे हैं जहां एक तीसरा मोर्चा बने, यानी इंडिया अलायंस के भीतर एक नया गुट हो जिसमें ममता बनर्जी हो, जिसमें वो तेजस्वी को लाना चाहते हैं। अखिलेश के तो चाचा ही हैं वो। केजरीवाल अब उनके साथ आएंगे क्योंकि केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं और ऐसा ही विकल्प बीआरएस के पास नहीं। सवाल इस बात का है कि ये जो राजनीति है ये किस दिशा की ओर बढ़ रही है? क्या ये एजेंडा गुजरात लॉबी का है? क्या ये एजेंडा गौतम अडानी का है? किसका एजेंडा है? दो खास मेहमान है, कुछ मेहमान और भी जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं एक चीज जानना चाह रहा था अत्री साहब, अभिषेक के पास तो मैं आऊंगा। राम गोपाल का बार बार ये कहना कि कांग्रेस के अहंकार की वजह से मोदी प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार। राम गोपाल कहते हैं कि साहब तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते थे। उन्होंने 70 सीटों की जिद की और इस जिद की वजह से कश्ती डूब गई तेजस्वी यादव की। राम गोपाल का एजेंडा क्या है? आपको क्या लग रहा है? दसियों साल से आप राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हो, रग रग से वाकिफ हो, चाहे राम गोपाल हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो। अत्री साहब। दीपक जी देखिए, ये बेसिकली इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये कुछ इंडिया अलायंस के अंदर जो पुराने लोग हैं ना, तमाम इस तरह के, ये एक खास तरह के खास अवसरों पर लूज कैनन का व्यवहार करते हैं, बिना उसके फॉल आउट्स देखे हुए। जो मर जाए बोल दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको सारा देश समझता है, महसूस करता है, लेकिन वो इन हाउस जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हो, लीडर्स की मीटिंग हो, वो बातें बाहर कहने की होती है, सार्वजनिक मंचों पर कहने की नहीं होती। ये चर्चा आपने और हमने भी कई बार की कि भाई बिहार में 70 सीट कांग्रेस को नहीं लेनी चाहिए थी, सारी चीजें हैं, लेकिन ये टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी तमाम मसलों के ऊपर घिरे हुए हैं। अडानी का मामला रशिया, उसका अमेरिका के अंदर आपको पता है इंडाइटमेंट फाइल हो रखा है। तो जो विपक्ष का इंडिया अलायंस का जिस तरीके का जो नैरेटिव बनना चाहिए, उसको ये लूज कैनन्स खराब करते हैं, रह रहकर, एक गाहे बगाहे चाहे अनचाहे, और वो इनडायरेक्टली बहुत सारी ताकतों के हाथ में खेल जाते हैं विदाउट नोइंग द फॉलोआउट्स। अभी आप ये बताइए, हाल ही में अत्री साहब, बड़ी बात कह दी आपने। कहा चाचा जो है किसी ताकत के हाथों में खेल रहा है। जी चाचा किसी जी ताकत के, चाचा के पीछे कोई ताकत है? नहीं, निश्चित तौर पे बिना बिना प्रोवोकेशन के तो कोई हो ही नहीं सकता ना। देखिए, आप एक बात आइए, आज के संदर्भ में आप दीपक जी, सारे साथी, आप एक बात समझते हैं, रामगोपाल यादव की इंडिविजुअली एज ए पर्सन और एज ए लीडर क्या वुकत है? यही वुकत है ना कि वो अखिलेश के चाचा है। इसके अलावा वो कितने बड़े लीडर है उत्तर प्रदेश के हिसाब से? जी। तो इस तरह की बात करके इंडिया अलायंस की बिकरिंग को बाहर लाना, और नहीं नहीं, मतलब मैं तो हरियाणा की बात छेड़ दी। उन्होंने तो हरियाणा को लेकर कह दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 सीटें ही केजरीवाल ने मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दी। अरे भाई, 5 सीट दे देते तो हो सकता है कि आज केजरीवाल और कांग्रेस साथ में लड़ रहे होते। हो सकता है बीजेपी दिल्ली में भी हारती, हरियाणा में भी हारती। ये राम गोपाल बोल रहे हैं। नहीं दीपक जी, मैं वही कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ बातें वो ठीक कह रहे हो, चाहे बिहार का संदर्भ हो, चाहे हरियाणा का। बात ठीक और गलत का सवाल नहीं है, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कह रहे हैं और कौन उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, सवाल ये है। मैं उनकी उस पर बात नहीं कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर तो कल रात को भी आपको ध्यान होगा, जब हम दिल्ली की बात कर रहे थे, मैंने ही कही ये बात कि हरियाणा के अंदर अगर हरियाणा के नेताओं की वेस्टेड इंटरेस्ट ना होते तो आज हरियाणा में सरकार होती। कि केजरीवाल 4 सीटें मांग रहे थे, लेकिन वो कौन सी मांग रहे थे, वहां लोगों के इंटरेस्ट क्लैश कर रहे थे। ये तो कल हमने शाम को चर्चा की थी आपसे। सवाल यह है कि कौन सी बात इन हाउस कहनी है और कौन सी बात जाके मीडिया में कहनी है,
क्या टाइमिंग है और क्या कंटेंट है। इन तथ्यों से कोई भी नावाकिफ नहीं। 70 सीटें बिहार में कांग्रेस ने लड़ी, ये तब भी लॉजिकल नहीं था लॉजिकल। और कांग्रेस की टिकट पर तमाम जो नेता थे वो तेजस्वी के वहां से कैंडिडेट भी इंपोर्ट किए गए थे, ये भी आपको ध्यान होगा। तमाम लोग उधर से भी आए थे चुपचाप, कांग्रेस की टिकट पर लड़ लो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन ये बातें बाहर कहने की नहीं है पब्लिक डोमेन में। इससे जो इंडिया अलायंस का जो नैरेटिव बनना चाहिए एक फॉर्मिडेबल फोर्स का, उसको आप वीक करते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि नोइंगली और अननोइंगली जो जितना सीनियर लीडर हो ना, उसको उतना ही रिस्ट्रेन करना चाहिए। ममता बनर्जी पिछली बार आपने ध्यान किया होगा, इतना बढ़िया एक नैरेटिव बना पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ। ऑल ऑफ ए सडन व्हाट शी सेड कि भाई अडानी के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, और उसने धीरे से विड्रॉ कर लिया अपने आप को। उसका कितना खराब मैसेज गया। फिर उसने धीरे से एक बात और कह दी कि आई वांट टू लीड द इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में कोई फॉर्मल लीडरशिप तो है नहीं। और उसके बाद फिर सारे शुरू हो गए, अखिलेश से लेकर के केजरीवाल से लेकर के तेजस्वी तक, एवरीबडी वाज बिहाइंड हर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इनमें से जितने भी लोग हैं, अगर तेजस्वी को छोड़ दें, और अखिलेश की भी राहुल गांधी के साथ केमिस्ट्री ठीक है, ये तमाम लोगों ने देखा है। उसके अलावा जब ममता बनर्जी हैं और लोग हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। नीतीश कुमार की भी ऐसी ही महत्वाकांक्षा थी, जिसके कारण वो फिर अल्टीमेटली यहां से छोड़ के उधर भाग गए। उनकी इच्छा तब भी थी इंडिया का कन्वीनर बनना या इंडिया अलायंस का चेयरमैन बनना। शुक्र है राहुल गांधी ने नहीं होने दिया, वरना वो इंडिया अलायंस के चेयरमैन होते और वो बीजेपी की तरफ जंप कर जाते, तो अलायंस का क्या होता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जितना सीनियर लीडर है उसके ऊपर जिम्मेदारी उतनी ही होती है। बहुत सारी चीजें मैं और आप और हार्दिक भी समझता है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में कहने की है या नहीं, टाइमिंग क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, उसका भी हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। अभिषेक बाबू आप तो बिहार के एक्सपर्ट हो। राम गोपाल चाचा बोल रहे हैं कि भाई उनका जो दूसरा भतीजा तेजस्वी यादव है इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे। राहुल गांधी ने जरूरत से ज्यादा सीटें मांगी, जानबूझकर सीटें मांगी, 70 सीटें मांगी, जीते 19 पर, और उसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। राम गोपाल का कहना है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री होते तो बिहार से 30 सीटें इंडिया अलायंस जीतती और मोदी आज विपक्ष में बैठे होते। कुल मिलाकर सारा ठीकरा राम गोपाल ने राहुल गांधी के सर फोड़ दिया है। दीपक जी, आपने राम गोपाल यादव का जो स्टेटमेंट अभी बताया, उसमें बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो है वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री होता तो बिहार में 40 में 30 सीटें आती। लेकिन जो पहले वाली बात है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें लेकर खराब कर दी। हकीकत यह है, इस हकीकत पर हर कोई पर्दा डालना चाहता है कि बिहार में तेजस्वी यादव के पास जो 75 सीटें आई थी उनमें चिराग मॉडल की वजह से ज्यादातर सीटें आई थी। कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सीटें भाजपा के खिलाफ लड़ रही थी, 51 या 52। वहां चिराग मॉडल नहीं हो रहा था। चिराग मॉडल का प्रयोग जेडीयू वाली सीटों पर टारगेटेड तरीके से हो रहा था, जिसका फायदा तेजस्वी यादव को मिला था। अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल भी 35 से 40 सीटों के बीच सिमट जाती पिछली बार। तो तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और ये किसी खास एजेंडे के तहत पेश करना, मुझे लगता है बात इंडिया गठबंधन की आप कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की के एका में कुछ लोग बाधा तो नहीं बने हुए हैं या इसके एका को देखना नहीं चाहते। तो एक बात मैं आपको याद दिला दूं, दशक भर पहले की बात है, नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो जनता परिवार के दलों को एकजुट करने की मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू की थी। मुलायम सिंह यादव के घर पर 3-3 बार बैठकें हुई थी। तय हुआ कि मुलायम सिंह यादव चेहरा होंगे, जनता दल परिवार फिर से एक दल में कन्वर्ट होगा और मुलायम सिंह यादव ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सब तैयार हो गए। कहां से मामला बिगड़ा? राम गोपाल यादव के यहां से मामला बिगड़ा क्योंकि राज्यसभा में नेता के तौर पर उन्हें शरद यादव के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ती। और तब कहा जाता है कि राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव के इसके लिए तैयार किया कि इस एका के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो पॉलिटिकल करियर दांव पर लग सकता है। उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थी। तो अच्छा, इसके पहले आप देखें कांग्रेस के साथ आने और नहीं आने को लेकर के भी पार्टी में, सपा में जो एक रिजर्वेशन की बात सामने आती है वो रामगोपाल यादव कैंप की तरफ से ही आती रही है। तो रामगोपाल यादव को लेकर हमेशा से इस तरह की बातें थी और आज अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो एक बात याद रखिए, अब 1990 के यानी कार सेवकों और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद वाला समाज नहीं है। अब 35-40 साल उससे समाज आगे बढ़ चुका है और आज की तारीख में वोट मिलना नहीं मिलना ये एक अलग मुद्दा है,
लेकिन दलितों और अल्पसंख्यकों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी बनती जा रही है। राहुल गांधी वही सारे मुद्दे उठा रहे हैं, मंडल पॉलिटिक्स वाले, जी जो मुद्दे अंततः सपा के और राजद के मुद्दे हैं, और इससे इनके जनाधार में भी सेंध पड़ने की उम्मीद है। लग रहा है कि इनके जनाधार में भी सेंध पड़ेगा, तो ये कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहते। हालांकि जी। इसके अच्छा, विरोध में कुछ मुझे लोग मुझे तर्क ये देंगे। मुझे एक चीज बताइए। नहीं, एक मुझे लाइन एक करने चीज। दीजिए दीपक जी, एक लाइन। इसके विरोध में कुछ लोग तर्क ये देंगे कि जिन राज्यों में कांग्रेस अकेले लड़ रही है, मसलन मध्य प्रदेश वगैरह, छत्तीसगढ़ वगैरह, वहां क्यों नहीं मजबूत हो रही? तो दलित मुस्लिम इक्वेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म यूपी, बिहार या बंगाल में है, वो प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात में नहीं है, जहां वो अकेले लड़ रही है। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलिए ठीक है, राम गोपाल का जो एक किरदार है उस पर तो मैं अतरी साहब के पास आ ही रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, राम गोपाल को जो कहना था, उन्होंने एक आग लगा दी, आग लगाने की कोशिश करी तेजस्वी राहुल गांधी में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लगातार तेजस्वी के टच में रहे, कांग्रेस के टच में हैं, नीतीश के टच में। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है? क्या दोनों के बीच में बातचीत है या मनमुटाव है, जिस तरह की रामगोपाल इशारा कर रहे हैं जिस तरफ? देखिए, मुद्दों के आधार पर तो है, क्योंकि मुद्दों के आधार पर दोनों में एका है। तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन सब का मुद्दा जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, ये सब है, और यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो मुद्दों के आधार पर तो एका है, लेकिन मुद्दों के आधार पर एका ही रार का असली कारण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कैनवास बड़ा है। कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे सामाजिक समूह आसानी से क्लब हो सकते हैं, वैसे सामाजिक समूह भी जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, तो उस तरह के सोशल ग्रुप्स भी उसके साथ आ सकते हैं। नहीं, और क्या फिर भविष्य हम माने कि तेजस्वी राहुल गांधी से अलग हो सकते हैं, या ये बातें बेबुनियाद हैं, नॉट अलग हो फीजिबल? सकते हैं, अलग हो सकते हैं। कांग्रेस 243 सीटों पर लड़ने के लिए जा सकती है बिहार में। उत्तर प्रदेश में ओके। अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव के यहां रामगोपाल यादव की पूरी तरह चलेगी, इस बात की गुंजाइश उतनी नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने पीडीए के नैरेटिव के साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, वो और अच्छा दे ओके। सकती थी। लिहाजा अखिलेश यादव, उनके हाथ में सत्ता नहीं है, उनके हाथ में, वो पॉलिटिकली मैच्योर है, 5 साल सत्ता में रहे। तेजस्वी यादव के पास वो स्थिति नहीं है। तेजस्वी यादव केस मुकदमों में भी उलझे हुए हैं। तो वो सारी जी, परिस्थितियां हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी अलग लेकिन चुनाव लड़ने पर विवश हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फिर केसीआर और केजरीवाल, क्या मिलजुल कर, और इसमें उद्धव ठाकरे की भी बातचीत चल रही, क्या इंडिया अलायंस को तोड़ने की साजिश हो रही है? और मैं अगर सीधे सवाल करूं कि ये सारा एजेंडा मोदी और शाह का है, जिसकी तरफ से बल्लेबाजी रामगोपाल यादव कर रहे हैं, इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, ये एजेंडा मोदी का है, शाह का है कि इंडिया अलायंस को आधा करो, उसकी ताकत कम करो? देखिए, वो एजेंडा तो हमेशा से सत्ता पक्ष का रहा है, ये आप इनकार नहीं कर सकते। कहीं भी किसी दल को तोड़ना, गठबंधन को तोड़ना, यही एजेंडा रहा है। और इस एजेंडे के ऊपर अगर रामगोपाल यादव चाहे अनचाहे, या तो जानबूझकर या अनजाने में, किसी भी परिस्थिति में उस पर बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि अखिलेश यादव इनकी बात को फिलहाल नहीं मान रहे हैं, इसलिए उनको मीडिया में लेकर इन बातों को जाना पड़ रहा है। दूसरी बात कि 30-32 साल का संसदीय करियर है रामगोपाल यादव का, दूसरे पिछले दरवाजे से ही है जी, राज्यसभा में, और वहां टीएमसी के लोगों की अच्छी खासी उपस्थिति है। ममता बनर्जी ठीक के है। तमाम जो करीबी लोग दिल्ली में तमाम तरह की जो राजनीतिक संधियां करते हैं या संधियां तोड़ने या करने में भूमिका निभाते हैं, वो लोकसभा में नहीं, वो रामगोपाल यादव के बगलगीर होते हैं राज्यसभा में। तो गॉट ममता इट, बनर्जी की गॉट इट। पार्टी के साथ जो परिस्थितियां हैं, वो एक बड़ी परिस्थिति बात अखिलेश यादव को भी एहसास कराया एक जाए, ये रामगोपाल यादव तो चाहते ही है। एक बड़ी बात जो है अभिषेक ने कही, उन्होंने कहा कि राम गोपाल की सीधे जो है अखिलेश यादव सुन नहीं रहे हैं। राम गोपाल अपने कद को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, और शायद इसी वजह से कंफ्यूजन है। अत्री साहब, मैं एक आपसे चीज पूछना चाह रहा था कि हमने देखा कि सारी रामायण में राम को वनवास इसलिए हुआ क्योंकि एक मंथरा जैसा एक किरदार था, चरित्र था। क्या रामगोपाल राजनीति की, आज की राजनीति की मंथरा हैं? जब देखिए आग लगाते हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल में जो पहली दरार पड़ी उसके पीछे प्रोफेसर साहब थे। ये नहीं, वो किस हद तक सही है? कहने वाले गलत नहीं कहते, ठीक कहते हैं। वो कहीं ना कहीं तो इंसाइट किया जाता है ना।
और कोई ना कोई तो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। दोनों भाइयों में जब जिस तरह कंपटीशन था उसमें इन्होंने वो रोल ले लिया। लेकिन अब अखिलेश यादव इस चुनाव के, जो लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, उन्होंने महसूस कर लिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करके विधानसभा के अंदर भी ऐसे रिजल्ट पाए जा सकते हैं। इसलिए वो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनकी नहीं चुनेंगे। और जो अभिषेक भाई ने एक बात कही कि तेजस्वी अलग जा सकते हैं, उसकी संभावना मुझे कम से कम पर्सनली बहुत कम लगती है। हालांकि बिहार के ये बड़े एक्सपर्ट हैं, ज्यादा वहां की समझते हैं चीजों को। बिहार के अंदर भी अलग जाने का सवाल नहीं होगा, अल्टीमेटली सर्वाइवल का सवाल होगा तेजस्वी के लिए इस बार। और कांग्रेस पार्टी जो वैल्यू एडिशन करती है, देखिए बाहर अगर इन सारी पार्टियों में, फिर वही बात कर रहा हूं आपको, अगर इनके अंदर डिफरेंस ओपिनियन ना होता तो एक ही पार्टी ना होते, फिर ममता बनर्जी क्यों छोड़ के जाती, फिर सारे एक ही दल में होते। कहीं ना कहीं डिफरेंस ओपिनियन है, तमाम कारणों के चलते हैं। ममता ने अपनी पार्टी बनाई थी, ये सब लोग अलग अलग है। लेकिन इस सारे के अंदर बेसिकली क्या चीज है, कांग्रेस पार्टी जिस भी स्टेट में हो, चाहे 4% वोट हो, 6% हो, चाहे 8 में भी 12 हो, वो हर जगह वैल्यू एडिशन करती है। लेकिन आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलायंस तोड़ करके क्या ले लेगी उसमें, उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में जो ये रिजल्ट आए बाई इलेक्शन के, कांग्रेस ने तो चुनाव नहीं लड़ा। उसके बावजूद भी जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, कल के बाई इलेक्शन में भी आपने देखा, तो निकलेगा क्या? यही कारण है कि तेजस्वी और इनके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से वैल्यू एडिशन करती थी, आगे भी करेगी। थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल सिद्धार्थ से, फिर सीधे मैं उमाकांत जी के पास एक ओवरऑल टिप्पणी लेने आ रहा हूं, एक ओवरऑल टिप्पणी लूंगा। सिद्धार्थ ये बताइए, छोटा सा जवाब, फिर लखेड़ा साहब के पास, क्योंकि लखेड़ा साहब कहीं ट्रांजिट में हैं आज इस वक्त। सिद्धार्थ ये मुझे बताइए कि राम गोपाल जो बार बार मंथरा की भूमिका में आग लगाना, किसी तरह से माहौल को खराब करना, माहौल गर्म करना, एक दूसरे को भिड़ा देना आपस में, अब तेजस्वी और राहुल गांधी को भिड़ा दिया, उससे पहले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भिड़ा रहे थे। क्या राम गोपाल की बातें भतीजा नहीं सुन रहा है? क्या राम गोपाल कमजोर विकेट पर हैं? राम गोपाल फ्रस्ट्रेटेड है, इफ आई कैन हैव द लिबर्टी ऑफ सेइंग सो, फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं कुंठित है, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल पोजीशन क्या है समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में? कितने ताकतवर है राम गोपाल? आप तो लखनऊ में बैठे हो सिद्धार्थ भाई। दीपक भाई, आपने सबसे आखिर में जो बात कही वो सबसे मौजूद है कि रामगोपाल यादव इस समय एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। ओके। समाजवादी पार्टी में वो अब एक स्पेंट फोर्स है। इसलिए रामगोपाल यादव के, अच्छा रामगोपाल की ही बात नहीं, रामगोपाल टाइप की राजनीति जितने लोग करते थे, आप कांग्रेस में प्रमोद तिवारी को ले लीजिए, या दिल्ली में बैठ के राजीव शुक्ला को ले लीजिए, या किसी जमाने में भाजपा में, अब आज वो लोग कौन हैं आप लोग बेहतर जानते होंगे। कभी जो प्रमोद महाजन हुआ करते थे या कभी अमर सिंह हुआ करते थे। राजनीति बदल चुकी है, इस तरह के लोगों के दिन खत्म हो गए हैं, रामगोपाल के भी दिन खत्म हो गए। जो लोकसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश में हुआ है, उससे पहले से अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया था कि राजनीति किस तरह से उन्हें करनी है, और अब रामगोपाल टाइप की राजनीति का जमाना नहीं रहा। तो रामगोपाल अपने आप को रिलेवेंट बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। और एक बात दीपक भाई आपको बता दूं, जो योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो खैर किसी और मकसद से दिया गया था, लेकिन आज की तारीख में जो सिंसियर राजनीति कर रहे हैं विपक्ष में, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो तेजस्वी हो या अखिलेश यादव हो, इन्होंने उस नारे को अच्छी तरह से समझ लिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए रामगोपाल यादव या अभिषेक जी ने अभी जो कहा बिहार के संदर्भ में तेजस्वी अलग जा सकते हैं, भाई अलग जाके क्या मिलेगा? कांग्रेस के रहने से वैल्यू एडिशन है। पिछली बार का जो अनुभव रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बार असर्ट ही नहीं करेगी बहुत ज्यादा सीटें लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में 72 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी अपनी लहर में कभी चुनाव नहीं जीती है, तो आप उसमें कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की सीटें जोड़ दीजिए तो वो संख्या वैसे ही 85-90-100 के आसपास आके ठहरती है। क्या बात है, कांग्रेस पार्टी छीनने की स्थिति में है ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है, सिद्धार्थ भाई मैं आ रहा हूँ, बड़ी बात आपने कही। जरा मैं एक जरा सा उमाकांत जी से पूछ लूं, क्योंकि सफर में है, ट्रांजिट में है, और माफी चाहूंगा उमाकांत जी, आज आपको मैंने काफी देर रोका। छोटा सा एक जवाब चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि राम गोपाल, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कांग्रेस को किनारे करो, कांग्रेस को कमजोर करो?
राम गोपाल यादव या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पिछले 4-5 महीने से जो भी आचरण दिखाया, खासतौर पर 2 महीने पहले जब दिल्ली के लिस्टें निकल रही थी, उसमें ये हुआ कि भाई एक तालमेल होता और इंडिया अलायंस को वर्चुअली जो महाराष्ट्र में यूनाइट था या यूनाइट दिख रहा था, वो दिल्ली में टूट गया। और उसके बाद उसमें जले पर नमक छिड़कने के लिए ममता बनर्जी ने और अखिलेश यादव ने और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया, जबकि इनके नाम पर 4 वोट दिल्ली में नहीं पड़ते। कहानी सीधी सी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और राम गोपाल यादव जो उनके प्रमुख रणनीतिकारों में थे किसी जमाने में, तो मैं उसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाना चाहता हूं कि ये कहीं लोकसभा का टिकट नहीं हो रहा है, कहीं विधानसभा के चुनाव नहीं होने जा रहा इसी साल या 2 महीने बाद। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे मौके पर जबकि कोई आपको अपोजिशन यूनिटी की बात करनी चाहिए पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर, वो उसके बजाय आप जो है कांग्रेस को कोस रहे हैं। तो उसके अर्थ यही निकल रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ओबीसी को उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के छाते के नीचे या उनके पीछे माइनॉरिटी वोट और दलित वोटों की लामबंदी हो रही है। तो उससे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी एक असुरक्षा उनमें व्याप्त है कि अगर कांग्रेस का इमरजेंस हुआ तो हमारा जो है पतन हो जाएगा। पतन देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले मैं आपको एक बात छोटी सी बात कर खत्म करता हूँ कि लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मेरी कुछ मुस्लिम नेताओं से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को साफ साफ बता दिया है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करोगे तो मुसलमान आपको समाजवादी पार्टी को यूपी में वोट नहीं करेगा। इसलिए स्मूथली बिना किसी रुकावट के समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के बीच में उत्तर प्रदेश में समझौता हुआ और भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। सिद्धार्थ भाई, एक फाइनल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस फाइनल क्वेश्चन का अगर जवाब सही मिला तो दोस्तों को सारी की सारी जो इस वक्त राम गोपाल एक माहौल बना रहे हैं उसकी सच्चाई पता लग जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राम गोपाल भले ही एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ममता बनर्जी, केजरीवाल, तेजस्वी और केसीआर वगैरह सबको लेकर उद्धव ठाकरे को, लेकिन क्या अखिलेश यादव जो उनके भतीजे हैं, क्या भतीजे और चाचा एक पेज पर हैं, एक मत हैं, या अखिलेश यादव राम गोपाल की जो राय है अलग है, अखिलेश यादव कुछ और सोच रहे हैं? जी, उमाकांत जी ने अभी जो बात कही कि लोकसभा चुनाव के पहले इनकी उत्तर प्रदेश में जिन मुस्लिम नेताओं से बात हुई और उनका जो कहना था, वो बातें और ज्यादा मजबूत हुई हैं लोकसभा चुनाव के बाद से लेके अब तक। और अखिलेश यादव जमीन की राजनीति करते हैं और पिछले कुछ समय में जितना अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर परिपक्व हुए हैं, इतना परिपक्व होते हमने जल्दी किसी को देखा नहीं है। उन्हें यह बेहतर मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस समय राम गोपाल की राह पर चलना या उनके बताए के मुताबिक चलना यानी कांग्रेस को छोड़ देने का अर्थ है कि 18% वोटों से उत्तर प्रदेश में हाथ धो बैठना। तो ये गलती अखिलेश यादव कतई नहीं करने जा रहे हैं और चाचा भतीजे दोनों एकदम अलग छोर पे खड़े हैं इस मामले को लेकर किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में। देखिए, उनकी तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी की तैयारी कितनी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अखिलेश यादव की तैयारी चल रही है। उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है कि कौन सी सीटें हमें छोड़नी है, कौन सी सीटें हमें लड़नी है, किन पर 1 साल पहले से हमें फोकस कर देना है। उनकी तैयारी चल रही है। वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर वो इतना आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें और रामगोपाल यादव भी अब समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उससे दूर रखे जा रहे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि उनका सारा का सारा फोकस एक फिरोजाबाद की सीट पर रहा, जहां से वो अपने मैनेजमेंट से अपने बेटे को चुनाव लड़वा कर जिता के लाए। इसके अलावा वो समाजवादी पार्टी में अब वो एक दगी हुई तोप हो चुके हैं। ओके, दगी हुई तोप हो चुके हैं। अखिलेश की लाइन अलग है, राम गोपाल बैटिंग कर रहे हैं किसी उद्योगपति के लिए, इशारा अडानी की तरफ है, अडानी के पीछे मोदी और शाह हैं और कहीं ना कहीं एक मोहरा बनते चले जा रहे हैं राम गोपाल, ये पैनलिस्ट का कहना है। एक लास्ट क्वेश्चन, समय सिर्फ 2 मिनट का बचा है। अत्री साहब, ये बताइए
क्या आपको लगता है कि जो सारा खेल है, ममता बनर्जी, तेजस्वी की बात करना, फिर अखिलेश की बात करना, केजरीवाल की बात करना, केसी चंद्रशेखर की बात करना और उद्धव ठाकरे की बात करना, क्या ये एक एजेंडा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कि किसी तरह से इंडिया अलायंस को कमजोर करो सो दैट अल्पमत वाली जो सरकार मोदी जी की है चलती रहे ऐसे? दीपक जी, असली एजेंडा ही ये है, और इसके लिए रह रहकर कभी कोई किसी से कुछ बिक्रिंग कराई जाती है, किसी से कुछ कहलवाया जाता है, किसी से कुछ कहलवाया जाता है। अल्टीमेट ये है कि जो एम है बेसिकली वो ये विपक्षी एकता कहने की बजाय व्यवहारिक तौर पर धरातल पे आप देखें तो इनकी फॉल्ट लाइंस को बीच बीच में दिखाते रहो। बीजेपी की तो कोई खबर चलाएगा नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जयशंकर ने आज क्या किया, अमेरिका ने क्या कर दिया, वो सब चर्चाएं नहीं। बेसिक इशू क्या है कि इंडिया अलायंस की बिक्रिंग को लगातार डॉगी मीडिया के जरिए लाइमलाइट में रखो। इस तरह के, जहां आपने बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया, मंत्रा, ये जो मंत्रा वाली भूमिका है फिलहाल के लिए रामगोपाल ने ले ली है, कल को कोई और मिल जाएगा, फिर कोई और मिल जाएगा। इनको वो जो सुलगा के रखने वाला जो खेल है उसको कंटिन्यू करना है। वो जब विपक्ष की फाल्ट लाइन दिखेंगी तभी इनकी दुकान मजबूत दिखेगी कि देखिए एनडीए में तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, टिल द टाइम बोथ दीस गुजरातीज आर देयर। तो वैसे में इंडिया अलायंस पे रह के इस तरह की चीजें करते रहो। आप ये बताइए, तेजस्वी यादव जैसा सीजन पॉलिटिशियन, अब वो सीजन पॉलिटिशियन हो गए, उधर अखिलेश जैसा व्यक्ति, वो एक स्पेंट फोर्स की बात को क्यों मानेंगे, किस लिए मानेंगे? और क्या नाम, ममता बनर्जी उनकी मित्र हो सकती है, उनके अच्छे संबंध हो सकते हैं, बहन भाई के, बुआ भतीजे के, कोई खास बात नहीं, लेकिन सबको देखना तो अपना हित है ना। ममता तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री है भाई वहां वेस्ट बंगाल में लगातार, इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और लंबे समय से सत्ता से बाहर है, चाहे तेजस्वी हो चाहे अखिलेश हो, उनको अपनी सत्ता प्राप्ति मेन एजेंडा है और उसका वैल्यू एडिशन, उसका वोट एडिशन केवल कांग्रेस पार्टी करती है, ना कि वो दोनों। तो ऐसे में उनको अपना हित देखना है, ये चीज महत्वपूर्ण है। एक बड़ी बात है क्योंकि जो मीडिया में, खासकर गोदी मीडिया, इस मामले को बार बार उठा रहा है और कई बातें जो पुराने जो गड़े मुर्दे जो हैं वो निकाले हैं मिस्टर रामगोपाल यादव ने, खासकर जब पोल्स आ गए, एग्जिट पोल में ऐसा दिख रहा है कि केजरीवाल हार रहे हैं। ऐसी पृष्ठभूमि में ये कहना रामगोपाल का कि साहब केजरीवाल को 5 सीटें क्यों नहीं दी थी हरियाणा में, केजरीवाल के साथ आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, आपने तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री का सपना तोड़ दिया, आप अगर जो है अहंकार ना होता कांग्रेस में तो मोदी जो है कुर्सी पर आज नहीं बैठे होते। इस तरह के जो सिलसिलेवार तरीके से लगातार जो रामगोपाल हमले कर रहे हैं, अत्री साहब और लखेड़ा साहब, सिद्धार्थ और इवन अभिषेक का मानना है कहीं ना कहीं ये जो बैटिंग है, बल्लेबाजी है, ये विकेट मोदी का है, ये विकेट अमित शाह का है, जहां पर बल्लेबाजी रामगोपाल कर रहे हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अत्री साहब की कि मंथरा की जो भूमिका है कि उकसाते रहो, माहौल को गर्म करते रहो, आग कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए भले लगे ना। ये जो माहौल की जो राजनीति है इसका अब कहीं ना कहीं इतिश्री होगा। सिद्धार्थ ने एक बड़ी बात कही कि रामगोपाल की दरअसल हैसियत अपनी पार्टी में ही नहीं है, सच्चाई है। सिद्धार्थ बहुत बहुत शुक्रिया, इस बोल्ड आपने जो एक रेवोल्यूशंस किए हैं। अभिषेक आपका भी शुक्रिया। उमाकांत जी आप सफर में थे और रुके और आए हमारे साथ, मैं माफी चाहूंगा, आपको बहुत शॉर्ट नोटिस बाद मुझे बुलाना पड़ा। और अत्री साहब एवरग्रीन, हमेशा आप रहते हैं राजेंद्र कुमार की तरह, और बढ़िया आपने आज एक एनालिसिस सामने रखी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।